पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार, मिलने पहुंचे हैं दिल्ली में। अमित शाह और नड्डा से भी मुलाकात होनी है। मुलाकात की वजह फिलहाल सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कयास कही है। सीट और मंत्रालय पर मुलाकात संभव है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बिहार के मिलने पहुंचे हैं यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और इसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की ये मुलाकात कई मायनों में खास। मुलाकात की वजह क्या है असल, फिलहाल ये सार्वजनिक नहीं है। सीट और मंत्रालय पर लेकिन संभव है कि मुलाकात होनी है। अच्छा, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ सभी सहयोगी बने हुए, लेकिन सबसे पहले अभिषेक का रुख करते हुए, अभिषेक जल्दी से जानकारी दीजिए। मुलाकात के लिए पहुंचे हैं नीतीश कुमार, क्या जानकारी मिल रही है, क्या होना है इस मुलाकात में? देखिए, कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सीएम बनने के बाद बीजेपी की सरकार के साथ में सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे। इसके बाद इसके पहले आपको याद होगा G20 के दौरान मुलाकात हुई थी, जो है डिनर का आयोजन था। उसके बाद ये मुलाकात है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, वहाँ देखिए अभी कैबिनेट का विस्तार होना है, लोकसभा के चुनाव हैं, ये जो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है। और दूसरा जो कॉन्टेस्ट है वो है बिहार को विशेष दर्जा देने का, जो मांग बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग। नीतीश कुमार ये मांग पहले से करते आए हैं और इसके पहले जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, इसके पहले उनको इसकी एक किस्त मिली भी थी। तो अब चूंकि फिर से सरकार बीजेपी की सरकार के साथ मिलकर के सरकार बनाई है, तो ये भी एक अहम एक मसला रहेगा कि स्पेशल पैकेज की बात करना, साथ में लोकसभा के चुनाव और जो कैबिनेट का एक्सपेंशन है, ये सारी चीजें बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम के साथ मुलाकात में इन बातों का जिक्र होगा। ठीक है अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ। नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, आपके पास क्या जानकारी है? सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत होगी? देखिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात तो एक औपचारिक मुलाकात है। जब भी कोई राज्य में मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कटसी मुलाकात करने आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीट शेयरिंग की बात होगी, ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि पीएम से वो मिलेंगे बहुत बड़े लेवल पे। ये बात सही है जो अभिषेक कह रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री से मिलता है तो वो राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस या स्पेशल ग्रांट की डिमांड कर सकता है। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है तो निश्चित रूप में वो गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी, और जेपी नड्डा और अमित शाह से जो मुलाकात होगी उसमें सीट शेयरिंग की भी बात होगी, और कौन भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बनेगा, किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, इस बात पर बहुत डिटेल चर्चा मुझे लगता है उसमें होगी। और उस बैठक में BL संतोष भी रहने वाले हैं, चूंकि संगठन के महामंत्री हैं। तो निश्चित रूप में ये सारी मुलाकातें जो होंगी, सबके अपने अपने अलग अलग मायने हैं। प्रधानमंत्री से एक अलग मायने की मुलाकात है, और जो सीट शेयरिंग और जो मंत्रालय का गठन, मंत्रालय में कौन मंत्री JDU के कोटे से होगा, कौन BJP कोटे से होगा, इन सब विषयों पर जो मुलाकात होगी वो अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ फाइनल होगी। लेकिन इन मुलाकातों के कई महत्वपूर्ण मायने हैं। उसका सबसे बड़ा है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में क्या पिछली बार की तरह आधे सीटों पे दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, या जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि JDU शायद इस बार कुछ कम सीटों पर संतुष्ट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, क्या इस विषय पर चर्चा होगी? तो ये दोनों अलग अलग विषय हैं और दोनों विषयों पर चर्चा होगी, और ये मुलाकात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है नीरज, महत्वपूर्ण मुलाकात है और इसके मायने भी खास हैं। भले ही औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग हो। बिहार में एनडीए का पेच क्या है, आप जरा यहाँ पर ये समझिए। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको समझाते हैं। जीतन राम मांझी, बिहार मंत्रिमंडल में 2 सीटें चाहिए। दूसरी तरफ चिराग पासवान, 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारी की नियुक्ति। तो एनडीए का पेच आप समझिए इसके जरिए, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान। लेकिन मांझी का एंगल आप समझिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो कुछ कहा, उनके बयान जो सामने आए थे बीते दिनों, वो बता रहे थे कि ये मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। नीरज, क्या समझा जाए इस पर? आशीष का रुख मैं कर लेती हूँ। आशीष, मांझी क्या मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वो अकेले बढ़ा पाएंगे मुश्किलें? देखिए, उनकी पार्टी में टूट की खबरें आ रही हैं कि संभव है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में ही फूट हो जाए। ऐसे में हो सकता है कि उनको कंपल्शन में कोई ऐसा फैसला लेना पड़े जिससे डिस्टेबिलिटी की गुंजाइश बन जाएगी बीजेपी और JDU की जो मिली हुई सरकार वहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले बनी है। इसलिए अभी आप थोड़ी देर पहले अभिषेक और नीरज से बात कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली नीतीश कुमार का आना ऐसे वक्त पर इस हिसाब से भी बड़ा रेलेवेंट है कि उनके सामने जो पहली प्रेसिंग चुनौती है वो है अपनी सरकार बचाना है। 114 बताते हैं महागठबंधन के पास है, जो सोर्सेज हमें इंडिकेट करते हैं। अगर
ये भी उनके पास चले जाते हैं अपनी पार्टी में फूट के मजबूरी से, तो 118 119 के करीब आते हैं। 121 का आंकड़ा वहाँ छूना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनके एमएलए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि टच एंड गो में बीजेपी का पूरा रोबस्ट समर्थन ना मिले सरकार बचाने में, तो बात कहीं सरकार पर आ जाए। तो मुझे लगता है कि इसको देखते हुए नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जीतन राम मांझी का रोल बड़ा अहम रहने वाला है और देखने वाली बात होगी कि वो इधर रुकते हैं या फिर पाला बदलते हैं। ठीक है, आशीष आप रहिए हमारे साथ, अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार में आखिर जिस तरह से फॉर्मूले पर बात हो रही है, फॉर्मूला क्या हो सकता है, आपको यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं कि वो फॉर्मूला कुल 40 सीटें हैं। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी बीजेपी 17 सीटें, जेडीयू 14 सीटें और एलजेपी रामविलास 3 सीटें, ये फॉर्मूला। और इसके साथ ही आरएलजेपी पशुपति 3 सीट, हम पार्टी 2 सीट, आरएलजेडी से 1 सीट। तो ये फॉर्मूला बिहार में हो सकता है 40 सीटों का। ये पूरा समीकरण जो हम आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समीकरण क्या फाइनल होता है, क्या इस पर कोई बातचीत हो सकती है, इसको लेकर भी अभी फिलहाल जो है वो इंतजार थोड़ा करना होगा। अंकित आपके पास आते हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी एक यहां पर पेच के तौर पर देखा जा रहा है। आपकी भी बात होती होगी चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं से, हुई होगी बीते दिनों। क्या लग रहा है उनको, उनके पास इसको लेकर क्या कोई फॉर्मूला है, उनकी तरफ से कोई डिमांड रखी जा रही है, क्या जानकारी है? देखिए, चिराग पासवान की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि पिछली बार उनकी जो पार्टी जो इंटैक्ट थी, उसके पास में जितनी सीटें थी नहीं उतनी सीटें, लेकिन फिर भी जो है उनको एक सम्मानित जो है सीटें चाहिए। और ये यहाँ पर इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमको याद रखना होगा कि जब जो 2020 में चुनाव हुआ था तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का मुखर विरोध किया था। ऐसे में जब नीतीश कुमार वापस जो बीजेपी के साथ आए हैं तो चिराग के लिए बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वो एनडीए का हिस्सा है। उनका ये कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हूं। तो ऐसे में चिराग पासवान भी अपना स्टैंड जो जरूर जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में क्लियर किया है। और यह भी हमको याद रखना होगा कि जब नीतीश कुमार बिहार में शपथ ले रहे थे तो चिराग पासवान दिल्ली से गए तो थे वहां पर, लेकिन वो जेपी नड्डा के साथ में गए थे, यानी कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ में वो लगातार संपर्क में है। और इसी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, और वो ये है कि नीतीश कुमार आज आए हैं, लेकिन उनके 2 जो डिप्टी सीएम हैं, यानी कि जो बीजेपी के नेता थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो 2 दिन पहले ही आकर के प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, सबसे जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। यानी साफ तौर पर जो यहाँ पर रणनीति है वो यही है कि अभी जो मौजूदा मंत्रिमंडल का विस्तार हो वो तो हो ही, लेकिन आगे किस तरह से आगे बढ़ना है उस पर भी चर्चा हो रही है लगातार। जी बिल्कुल, यानी रणनीति तय की जाएगी और उसी के मद्देनजर इस मुलाकात को भी देखा जा रहा है। बात संसद की कर लेते हैं, जिसके दूसरे सत्र में आखिरी भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दिया, विपक्ष को घेरा, गरीब, किसान, दलित पर भी उन्होंने खुलकर बात की, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर वो कांग्रेस पर सीधे सीधे इन तमाम मुद्दों को लेकर बरसे और कहा कि देश को गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण, संसद में दूसरे सत्र का यह आखिरी भाषण उनका, और विपक्ष को किस तरीके से उन्होंने घेरा है, जरा सुनिए। जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, अरविंद जी कह रहे हैं, इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, वो हमें सामाजिक न्याय पाठ पढ़ा रहे हैं। जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं? नेहरू जी कहते थे, अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है।
तो गरीब, किसान, दलित सब पर खुलकर बात की। और यहां कटघरे में कौन खड़ा था? कांग्रेस, जिसको जमकर जिस तरीके से यहां पर चीजें रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो मुश्किलें चुनावों से पहले कांग्रेस की जरूर बढ़ाएगा। सीधे हम रुक कर लेते हैं नीरज का। नीरज, ये आखिरी भाषण था दूसरे सत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन उन्होंने लाइन और लेंथ तय कर दी है चुनाव की इस अपने भाषण से। देखिए, वो अगर आप देखें लोकसभा में जो उनका भाषण पर रिप्लाई दे रहे थे और आज जो राज्यसभा कमोबेश लगभग एक था, लेकिन चूंकि हाँ कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे आर्थिक मुद्दों पर उन्होंने बात करी कि आर्थिक मुद्दों पर जो सवाल किए गए उस पर जवाब उन्होंने दिया कि कैसे हमने आप जो 2004 से लेकर 2014 के बीच में जो आपने गड्ढे किए थे, उन गड्ढों को हमने कैसे भरा, कैसे हम इसको आगे ले आए। LIC के मुद्दे पर उन्होंने मुखरता से बात की, आप BSNL के मुद्दों पर उन्होंने बहुत मुखरता से बात की। दरअसल उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए एक लाइन खींच दी है कि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा वो इसी मुद्दे पर होगा। और एक बात और उन्होंने कह दी, इतने कॉन्फिडेंट नजर आए कि 2024 में जब हम चुनाव तीसरी बार जब हम जीतकर वापस लौटेंगे तो हम बहुत बड़े फैसले लेंगे। अब वो बड़े फैसले क्या होंगे, क्योंकि सरकार आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार, चाहे वो POK का मामला रहा हो या कई और अहम मुद्दे रहे हों, UCC रहा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर लगातार सरकार बोलती रही। तो क्या ये वो मुद्दे होंगे जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं? तो एक तरह से देखें तो आज राज्यसभा के पटल से उन्होंने देश को वो सारी चीजें बता दी है कि यदि हमारी सरकार और ये बता दिया कि थर्ड टर्म के लिए उनकी प्लानिंग क्या है, ये भी देश के सामने रख दिया। ठीक है, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी बता दें अपने दर्शकों को नीरज, की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से हुंकार भरी और कहा कि हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं। अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन, पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। आने वाले 5 साल में उन गरीब को PM आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3.0 प्लान क्या है, ये आपने उनके बयान से समझा। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, यानी उन्होंने बता दिया कि उनका जो ये कॉन्फिडेंस है तीसरी बार मोदी सरकार का, उसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, और देखिए कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। तीसरा टर्म का सीधा सा मतलब क्या है कि जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी 52, 57 और उसके बाद जो 57 के बाद 62, ये 3 जो रिकॉर्ड थे इसकी बराबरी करना। और एक बात हमको और ध्यान देनी होगी शिरीन की, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि रिजर्वेशन की जो बात की है, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि 50% का कैप हटा देंगे। और उस समय में PM मोदी ये कहते हैं, एक चिट्ठी जारी करते हैं, चिट्ठी पढ़ते हैं, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उस समय के मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, जहां उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर कहा था, जो बातें कही थी रिजर्वेशन की उपयोगिता को नकारते हुए, वो बातें सामने रखी हैं। और अंबेडकर जी का जो इतिहास दिखाया, ये सब इतिहास के पन्ने खुलेंगे। ये एक फैक्ट है कि बाबा साहब अंबेडकर ने अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिया था। उन उत्तरी मुंबई से जब वो चुनाव हारे थे तो कांग्रेस उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया था, नेहरू जी ने खुद प्रचार किया था। तो ये सारे इतिहास के पन्ने, इन पन्नों को सामने रखना और रिजर्वेशन पे कांग्रेस के दोहरे स्टैंड को हाईलाइट करना, विरोधियों की घेराबंदी करते हुए अगले 5 साल की क्या तैयारी है मोदी सरकार की, ये आज उन्होंने संसद में अपने इस भाषण में बता दिया।